कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और अपने जो चैप्टर चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं अपने, और बात करते हैं। गाउस का नियम चल रहा था, गाउस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे थे। पहला अनुप्रयोग हो गया था, और पहला जो अनुप्रयोग किया था वो किया था एक सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, समरूप आवेशित हो, यानी उस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और उसके कारण तीव्रता हमने ज्ञात की थी। तीन गाउसियन सरफेस में उसको डिवाइड कर दिया था और फिर उसको सोल्व किया था। अब उसी से रिलेटेड दो बातें और आगे हैं, एक प्लेन शीट है और एक स्फेरिकल स्फीयर है, कोई गोला है और कोई पट्टिका है। उन दोनों के लिए हम सोल्व करेंगे। एक किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। जैसे कल किसी ने लिखा था कमेंट बॉक्स में, मुझे मैसेज किया था कि जो वॉल्यूम क्वालिटी है, वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन रहता है, तो उसके लिए हमारे पास जो मोबाइल है उसके से हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसे जो वॉइस है लगभग इतनी आ पाती है जितना हमने प्रयास किया उसके अकॉर्डिंग। तो आप एक सुझाव आपको देता हूँ, अगर किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आती है तो आप उसका ईयरफोन का यूज कर लें। ईयरफोन का जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा और जैसे मार्केट वार्केट खुलेगी तो उसके बाद में अपने कॉलर माइक का यूज करना शुरू कर देंगे, फिर आपकी ये जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और बाकी मेरा ये मानना है पर्टिकुलर कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कहीं बीच में आड़े आए। तो आप मोबाइल से जब आप इसको देखते हैं, सुनते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर घर में मान लो छोटा मोटा कोई स्पीकर पड़ा है तो अपन उसके साथ भी इसका इनपुट जो है वो उसमें दे सकते हैं। तो वॉल्यूम आउटपुट जो है वो अपने वहां से जैसे गाने सुनते हैं वैसे लेते हैं, तो वहां से भी ले सकते हैं। दूसरा, ईयरफोन लगभग नॉर्मली रहता है अपने पास, तो ईयरफोन का भी आप यूज कर सकते हो। तो वॉल्यूम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा एनवायरनमेंट में, डायरेक्ट आपके कानों तक पहुंचेगा। और वैसे मैं आपको मेरा सेटअप दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो काम है वो किया जाता है। बाकी फिर भी कोशिश करेंगे आगे से आगे इसका इम्प्रूव कर सके। अभी मेरे साथ जो है वो मेरे साथ देते हैं मिस्टर निहाल जी। निहाल जी है, ये खड़े हैं सामने। ये व्याख्याता है राजनीति विज्ञान के, गवर्नमेंट लेक्चरर है, काफी दिनों से कंट्रोल रूम में इनकी ड्यूटी लगी थी। ये अब ये जो मैंने सेटअप लगा रखा है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किचन में लगा हुआ है, ये मेरा किचन है। अब देखो, जब किचन में हम ये क्लासरूम सेट कर सकते हैं और अपने चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, और ये जो पूरा मोबाइल सेट किया गया था वो इस सिलेंडर पे किया गया था। अभी हमने इसी पे चाय बढ़ाई थी, फिर खोल के इसी पे इसको सेट किया था, और अभी मैं वापस इसको इसी पे लगाऊंगा। और ये सामने इस तरह से हमने यहाँ बोर्ड लगा रखे हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो जिसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिले। तो आज की जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं, ये मेरा दिखाने का पर्पस केवल इतना ही था कि आप लोग ये देख लें कि अगर हम कुछ करना है, हमें पढ़ना है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन हम नहीं कर सके और जिस दिक्कत को हम झेल नहीं सके। तो आगे बात करेंगे चैप्टर की। अब हम आगे बात करते हैं टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना किसी पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। अब पट्टिका दो तरह की हो सकती है, चालक और अचालक। पहले हम अचालक पढ़ेंगे, नॉन कंडक्टिंग, और फिर कंडक्टिंग की बात करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी साथ साथ देख लेंगे। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना, इसके अंदर थोड़ी सी बेसिक बात है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको साथ साथ हम अच्छी तरह से देख लें, फिर पता चल जाएगा। कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको कहा था, कैलकुलेशन कोई ज्यादा नहीं है किसी में भी, केवल आप इसके जो बेसिक्स हैं वो थोड़े अपने को क्लियर रखने हैं। तो अपना टॉपिक है समरूप आवेशित अचालक। इसमें एक वर्ड लिख देते हैं अनंत लंबाई, ये भी लिख देते हैं। इसकी बात करेंगे कि अनंत का मतलब क्या है। समरूप आवेशित अनंत लंबाई की अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged infinitely
long non conducting प्लेन शीट, इसके बाद हमें सॉल्व करना है। अब देखो कि इसमें प्लेन शीट किस प्रकार की है, उसपे चार्ज कैसे है और उसका सॉल्यूशन फिर हम कैसे करेंगे। देखो चालक और अचालक में एक बात का डिफरेंस है कंडक्टिंग में और नॉन कंडक्टिंग में। कंडक्टिंग चालक का मतलब क्या होता है, जो धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, धारा मतलब जिसमें चार्ज भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो चार्ज जिसमें स्थानांतरित हो सकते हैं वो तो चालक रहेगा, जिसमें स्थानांतरित नहीं हो सकते वो अचालक रहेगा। अचालक में क्या होगा, जिसका मतलब जहां हमने चार्ज दे दिया वही उसके अंदर उपस्थित हो गया, जहां हमने चार्ज पहुंचा दिया वो आगे मूवमेंट उसके अंदर नहीं करेगा, वो हिलेगा, वो चार्ज वहीं रहेगा। चालक में क्या होगा, चालक में वो उसके पास स्पेस है आगे मूव करने के लिए, और वहां जो अन्य आवेश उपस्थित है वो उस पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं, प्रतिकर्षण फोर्स लगा देते हैं, तो उसके कारण वो क्या हो जाता है, मूव करके बिल्कुल सतह पर आ जाता है। तो देखिए अपने पास ये चालक पट्टिका है, कोई हमने कोई प्लेन शीट एज्यूम कर लिया, अचालक पट्टिका है, इसकी बात करेंगे हम चालक की। अब इसमें आवेश वितरित कर दिया गया है, तो इसमें आवेश जहां दे दिया वही रहेगा इसमें आवेश, ठीक है। चालक और अचालक में क्या है कि चालक में अगर कोई शीट है तो शीट के अंदर जो है, जैसे मान लो ये पार्ट है, ये सतह, इसके अंदर वाले पार्ट में कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो गति करके कहां जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। अचालक में क्या है कि अगर अंदर हमने अंदर वाले पार्ट में भी चार्ज दे दिया तो वो वहां भी क्या होगा, वहां भी उपस्थित होगा। तो अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग पे चार्ज कितना होगा अपने नहीं बता सकते। पहली बात, इनफाइनाइट में तो कितना चार्ज हो सकता है, कितना भी हो सकता है, अपने को नहीं पता क्यों क्या है, ठीक है, चार्ज कितना है। लेकिन अपने इसमें एक बात बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, समरूप आवेशित है, तो इस पर आवेश घनत्व एक समान होगा। चार्ज डेंसिटी, शीट है, शीट का एरिया होगा, एरिया के अकॉर्डिंग इसकी डेंसिटी होगी सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन s लिख दें एरिया को सरफेस से, और या एरिया को a से लिख दें और एरिया कैसे भी लिख दें। तो यहां से एक बात तो ये कि यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा फिक्स है कि वो क्या होगा, q अपॉन s होगा। तो q इज इक्वल टू यहां से सबसे पहली बात तो इस पर जो चार्ज कितना है वो हम ये कह सकते हैं, इस पर चार्ज कितना है, सिग्मा s है, एक बात। अब दूसरी बात, इनफाइनाइट ही कर रहे थे भी अपने, इनफाइनाइट का क्या मतलब है, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि ये इनफाइनाइट अनंत की जा रही है चार पट्टियां कभी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो पॉइंट, इसकी जो सतह है, इसकी सतह से स्ट्रेट डिस्टेंस उसकी तुलना में बहुत कम है, तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए अभी कि जैसे मान लो यहाँ इसके सामने यहाँ से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो ये पॉइंट क्या होगा, इस पे इस साइड भी होगा ये पॉइंट सिमिलरिटी से, ठीक है। तो ये बात इधर भी आएगी इसके अंदर, यहां से देखिए इधर वाले को, पीछे वाले को मैं डॉटेड से मिला देता हूं, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने यहाँ एज्यूम कर ले। तो गॉसियन सरफेस का हमें निर्माण करना है, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो सिमिलरिटी होनी चाहिए, बंद पृष्ठ बनना चाहिए। बंद पृष्ठ कैसे बने, अब यहाँ से देखें इस बिंदु से, तो ये x डिस्टेंस इधर भी है, x इधर भी है, ठीक है। अब देखो अगर इसकी तुलना में ये जो डिस्टेंस देखें ये बहुत थोड़ी हो, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी, ये पट्टिका इनफाइनाइटली हो जाएगी। यानी इसको अगर नेग्लिजिबल ले लें, जैसे मान लो इसका एरिया कह दें, इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, और इसके यहाँ से 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे वैल्यू निकालनी है, तो 5 की तुलना में 0.1 मिलीमीटर यानी 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर कितनी वैल्यू हो गई है, तो इसकी तुलना में बहुत ज्यादा कम हो गई, इसलिए इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे और भी सिंपल एग्जांपल लेके अपने बात करें इसकी, क्योंकि ये इसकी बेसिक बात है कि इस पे अगर कोई मान लो मच्छर है यहाँ, ठीक है, या मच्छर है, या मच्छर बैठा है, तो उसके लिए वो देखेगा, इधर देखेगा तो भी उसको क्या दिखाई देगा,
दूर तक बोर्ड ही दिखाई देगा। इधर देखिएगा तो भी उसको क्या दिखाई देगा, उसके लिए तो ये बोर्ड क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईसाइट ऑफ मॉस्किटो, मच्छर की जो उसकी देखने की जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जहां तक भी उसकी नजर जा रही है वहां तक उसको सब व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोर्ड इनफाइनाइट है, अपने लिए ये इनफाइनाइट नहीं है ये, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ जो सिचुएशन है वो किसके कंपैरिजन में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। अब इसी की बात करें कि यहाँ से कहते हैं कि 1 किलोमीटर दूरी पर ये पॉइंट ले लें, यहाँ ये पॉइंट ले लें 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे इसके लिए, तो ये प्लेन शीट है, वो प्लेन शीट नहीं रहेगी, वो दूरी से देखेंगे तो ये प्लेन शीट इतनी सी दिखाई देगी इसको 1 किलोमीटर दूरी से, तो ये एक पॉइंट चार्ज हो जाएगी, और पॉइंट चार्ज के लिए हम सोल्व कर सकते हैं कि 1 में अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सारी बात आती है कहां से, कंपैरिजन से आती है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि इनफाइनाइट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये इनफाइनाइट वाली शीट तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, कहां से लाए, कौन सा मिस्त्री बढ़ाएगा इनफाइनाइट शीट को, तो वो तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कहां से देखना है, फ्रॉम कंपैरिजन विद डिस्टेंस of a point where we want to calculate the value of electric field intensity। अब देखो इस पॉइंट पे आते हैं, ये तो बात हो गई इसकी। एज्यूम करने के लिए हमें ज्यादा कुछ इसके अंदर ज्यादा थोड़ी बेवजह की लिखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि बुक्स में इसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सी चीजें बता दी जाती हैं, आपको जब उसको डिफाइन करना है, आपको उससे न्यूमेरिकल इससे डेरिवेशन पूछा गया है, तब आपको क्या करना है, आप जो एज्यूम करके चल रहे हो वो बताना है, तो प्रिंसिपल इसके अंदर वो है बताना है, और फिर इसकी कैलकुलेशन कवर करनी है केवल। तो हमें यहाँ क्या बताना है कि हमने मान लिया कोई अनंत लंबाई की कोई प्लेन शीट है जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, इस पर आवेश सिग्मा इनटू एस होगा, इससे मध्य बिंदु से इससे यहाँ से x दूरी पर ई बिंदु, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस बिंदु को हम a मान लें, इस बिंदु को हम b मान लें, तो यहाँ से देखो इस शीट के कारण क्या बढ़ेगा, यार एक वृत्ताकार पार्ट बन जाएगा कि इतनी दूरी पर हम यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, सब जगह क्या होगा, इसके कारण समान तीव्रता रहेगी, तो ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो एक वृत्त का निर्माण कर लेगा। इसी तरह इतनी दूरी पर देखें तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनको मिलाएं, अगर देखें तो ये जो तीव्रता है यहाँ पर भी हो सकता है, ये बिंदु यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एक क्या बढ़ जाएगा, एक बेलन बन जाएगा, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का निर्माण हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर। आगे बात समझिए। अब आगे बात करते हैं कि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं इस भाग में, ये जो पार्ट है वो फर्स्ट है, सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट इसका ये मान ले, इसका सरफेस बेलन हो गया, तीन पार्ट हो गए इसके, एलएचएस पार्ट वाला ये, आरएचएस में ये, और एक ये सरफेस पॉइंट हो गया इसका। यहाँ इसको क्या बात कर लेते हैं, ये सेकंड पॉइंट है, और ये इसका जो पार्ट है ये मान लेते हैं थर्ड पार्ट है। अब तीनों में फिर उसी तरह से एक क्लोज गॉसियन सरफेस को ओपन सरफेसेस में डिवाइड कर लेंगे, यानी तीन पार्ट में होगा, तो तीन में, पिछले में भी तीन हुआ, ये कोई जरूरत नहीं सभी में तीन होगा, हम स्क्वायर में पढ़ेंगे कि उसमें एक ही पार्ट होगा, उसके अंदर पार्ट होंगे नहीं अलग। तो ये तो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, वहां भी बेलनाकार स्ट्रक्चर बनी थी, यहाँ भी यही बन रही है, तो इसके अंदर भी कितने पार्ट हो गए, तीन पार्ट हो गए। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, EDS सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EDS जो क्लोज सरफेस के लिए है, बंद पृष्ठ के लिए है, गाउस का नियम, उसको अपने कितने में डिवाइड कर देंगे, तीन पार्ट में, फॉर फर्स्ट पार्ट, फॉर सेकंड पार्ट एंड फॉर थर्ड पार्ट। तो इसकी बात करें अब, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे सेम इसी तरह से है, ये सेम इसी तरह से है। इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ एलिमेंट लेंगे, उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर इधर होगा, ये परपेंडिकुलर होगी किसकी डायरेक्शन, ds की डायरेक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इसका इसी डायरेक्शन में होगा, ये हो गया E, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। एक बार सेकंड पॉइंट में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर जा रहे हैं, आप प्लस से इधर होगा इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, लेकिन यहाँ एलिमेंट लेंगे तो इस पॉइंट पर एलिमेंट क्या होगा, इस सतह के लंबवत किधर जाएगा, ऊपर की ओर, तो ये हो गया कौन सा पार्ट, ds पार्ट हो गया इसका सेकंड पार्ट के लिए यूनिट वेक्टर। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री,
थर्ड पार्ट के लिए बात करें, यहाँ एलिमेंट ले लिया आपने तो इसकी डायरेक्शन किधर है, ds इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इधर ही है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। अब अपने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इजी वे में। सबसे पहले बात करते हैं गाउस का नियम लिखते हैं हम। गाउस के बाय-गॉसेस लॉ, गाउस के नियम से क्या है गाउस का नियम, बंद पृष्ठ E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहली बात तो इसके अंदर सिग्मा q हम पुट कर देते हैं। सिग्मा q की जो वैल्यू है यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा q इज इक्वल टू सिग्मा s। एक बात तो ये हमारे पास है। दूसरी बात, अब इस क्लोज सरफेस को किसमें डिवाइड कर रहे हैं, ओपन सरफेस में। ठीक है, आपको यहाँ थ्योरेटिकल मैटर थोड़ा लिखना पड़ेगा, मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, आप इसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अभी किसी बुक्स की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर कॉपी करके लिखोगे तो फिर वो याद नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा समझ के फिर अपनी लैंग्वेज में उसे लिखें तो वो पर्टिकुलरली परमानेंटली सेव हो जाएगा वो। तो यहाँ इसमें आपको क्या लिखना है, माना कोई प्लेन शीट जिस पर आवेश सिग्मा s है, s इसका क्षेत्रफल और सिग्मा इसका आवेश घनत्व है, चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा एंड s इज द एरिया ऑफ प्लेन शीट। अब आगे क्या बताना है, इसके मध्य भाग में किसी बिंदु P से, P बिंदु ले लिया, मैं कोई बिंदु P एज्यूम कर दिया, ये बिंदु पर नीचे कहीं भी हो सकता है, इससे x दूरी पर कोई बिंदु A है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस पर आवेश अचालक है, इसलिए इसके अंदर भी आवेश उपस्थित होंगे, इसीलिए इसका ये क्रॉस सेक्शन काटें तो इसका अनुप्रस्थ काट जो है वो एक बेलनाकार गॉसियन बंद पृष्ठ का निर्माण करेगा। कैसे करेगा वो हमने बात कर ली है कि इसके इस पार्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अंदर भी आवेश उपस्थित है तो उधर भी आएगा। ठीक है, जब चालक की बात करेंगे तो बात करेंगे कि अंदर आवेश नहीं है तो उसमें केवल इतना ही आएगा कि इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। कल नेक्स्ट क्लास में या जैसे भी अपने पास अभी टाइम रहेगा तो जब भी हम बात करेंगे तो इससे सिमिलरिटी से आप ध्यान रखना, इसकी कोडिंग इसी डायग्राम को फिर पढ़ाएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि इनमें डिफरेंस क्या हुआ। तो चालक में क्या होता है, चार्ज सरफेस पे रहता है, अंदर चार्ज होता नहीं है। ये जो पार्ट हम ले लिया है ये अंदर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सतह वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन पे होगा, तो ये तो आएगा थीटा 0। जब चालक की बात करेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि इस डायरेक्शन में किसकी ds तो थीटा तो 0 होगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, यानी यहाँ किसकी वैल्यू 0 होगी, E की वैल्यू भी 0 होगी। तो इसका मतलब इस दो पार्ट को ही सोल्व करना है। ये थीटा 90 है तो ये 0 वैसे हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, फिर एक पार्ट बचेगा उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। या देखें तो अभी इसके अकॉर्डिंग ही हम उसको सोल्व कर चुके हैं वैसे देखा जाए, क्योंकि अब अपने क्या करना है, तीन खुले पार्ट में डिवाइड करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो आप क्या लिखोगे, बंद पृष्ठ को गाउसियन बंद पृष्ठ को तीन खुले पृष्ठों में विभाजित करने पर क्या लिखेंगे, तीन पार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन एज्यूम कर लिए हमने। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट आ गया, इसको क्या लिखेंगे, कंप्लीट लिख दें तो ds cos थीटा प्लस सेकंड पार्ट आ गया, इसको भी क्या लिख दें, ds cos थीटा प्लस थर्ड पार्ट आ गया, इसको भी लिख दें ds cos थीटा और इज इक्वल टू सिग्मा s लिख दिया इसकी जगह अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इसी इक्वेशन फर्स्ट में सारी वैल्यू अपने को पुट करनी है। वैल्यूज कैसे पुट करनी है, अपने को फर्स्ट पार्ट में थीटा देखना है, सेकंड में थीटा देखना है, थर्ड में थीटा देखना है और कुछ नहीं है। लिख दिया आपने कैसे है, फिर भी आप यहाँ इसमें डिस्क्राइब कर दोगे, थोड़ा मेंशन कर देंगे इसमें डेरिवेशन करते समय। तो यहाँ आपको क्या बताना है, भाग फर्स्ट में, फिर क्या बताना है भाग सेकंड में, फिर भाग थर्ड में। तो फर्स्ट में क्या है, E व ds
क्या है, समांतर है, थीटा बराबर 0 डिग्री और कोस 0 बराबर 1। इसमें क्या होगा, ई व ds लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री और कोस 90 बराबर 0। इसमें ई व ds ये समांतर है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री और कोस 0 बराबर। अब समीकरण 1 में सारी बातें पुट कर दें और फिर इसको सोल्व कर लें। समीकरण 1 से ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट ds प्लस सेकंड पार्ट 0 प्लस थर्ड पार्ट ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। यहां से इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, एरिया के रेस्पेक्ट में। यहां से इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, एरिया के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। अब यहां से देखें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका ये किस पर डिपेंड करेगा, शीट की लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करेगा। तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई s आ जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा कितने में, इसीलिए इसको एज्यूम कर रखा हमने s। तो वही एरिया इधर आएगा, वही एरिया इधर आएगा। तो दोनों के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए भी और ये थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के लिए भी उतना ही आएगा और थर्ड पार्ट के लिए भी उतना ही आएगा। सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें 2πr s काम में आता, 2πr l ले लेते इसकी लंबाई, लेकिन वहां वैल्यू 0 गई है। तो यहां से फर्स्ट पार्ट का भी उतना ही है जितना थर्ड पार्ट का है, और दोनों का कितना है, s है। इसको समीकरण नंबर 2 दे दें और समीकरण 2 में पुट कर दें। समीकरण 2 से यह es प्लस es इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। इसको लिख सकते हैं 2es इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन। s s कैंसिल हो गया, e इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये इसकी क्या आ गई, फाइनल वैल्यू आ गई। तो ये इसकी तीव्रता है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, केवल किस पे डिपेंड करती है। अगर आपसे पूछा जाए किसी प्लेन शीट पर, सबसे पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका, प्लेन शीट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस पे निर्भर करता है, तो दूरी पे करता है, निर्भर नहीं करता है, केवल किस पे निर्भर करता है, आवेश घनत्व पे निर्भर करता है, और इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। अब निर्भर नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में ये दे दे कि तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ बनाओ, क्योंकि सभी में हम क्या कर रहे हैं, ई और आर के मध्य ग्राफ बना रहे हैं। तो आर को जिसको हमने एक्स लिया उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से अगर आप ये कहते हैं कि ई व आर में ग्राफ, यानी तीव्रता और दूरी में ग्राफ, तो निर्भर नहीं करता, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसे ग्राफ तो चेंज हो रहा है, ऐसे है जहां लाइन में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू में भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इसका मतलब ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इसका मतलब बिल्कुल क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। तो यहाँ से इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये इधर ले रहे हैं हम r और इधर ले रहे हैं e, तो r के रिस्पेक्ट में e में कोई चेंज नहीं है, ऐसे ग्राफ इसका हम बना सकते हैं। दूसरी बात, अब देखें इसमें डिपेंड किस पे कर रहा है ये वैल्यू, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। आप लिख लीजिए कि समीकरण 3 जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है, इसके द्वारा अचालक पट्टिका के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है, जिसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। The value of electric field intensity is always directly proportional to the charge density of plate. अब आप इसको आगे हम बात कर रहे थे कि सिग्मा के साथ ग्राफ बनाएंगे, तो सिग्मा के साथ कैसे ग्राफ बनाएंगे। अगर आपको कहते हैं E व सिग्मा में, सिग्मा का मतलब आवेश घनत्व की बात की जा रही है,
तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें ग्राफ बनाएंगे तो ये हम ले लेते हैं इधर सिग्मा ले लेते हैं, इधर ई ले लेते हैं। तो जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ई की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि ई क्या है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, समानुपाती है। और समानुपाती ग्राफ जैसे v समानुपाती v बराबर यार हम करिए बहुत बार आता है, आगे भी हम बात करेंगे, 12th में भी है सिलेबस में। तो v समानुपाती है में भी क्या लेते हैं, ऐसा ग्राफ लेते हैं, यानी कोई भी वैल्यू अगर समानुपाती है दूसरी वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो उसका ग्राफ क्या आता है, बढ़ते हुए आएगा। यानी ये किसको शो कर रहा है, e समानुपाती सिग्मा का। तो अगर डिस्टेंस में आप जिस पे डिपेंड नहीं करता उसके लिए स्ट्रेट लाइन वहां होगी ग्राफ, जिस पे डिपेंड करता है उस पे डिपेंड कैसे करता है, समानुपाती है तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, और अगर मिलकर समानुपाती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी डाउनवर्ड ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल। तो अब आगे बात करते हैं इसके अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अंदर लिख दिया जाएगा चालक और अचालक। चालक में जब हम बात करेंगे तो मैंने बता दिया आपको, कल सोल्व करेंगे हमसे। बाकी अभी इसमें से संबंधित एक दो बातें करते हैं हमें कि अगर ये वैसे कैपेसिटर के चैप्टर में बात करेंगे, 4 चैप्टर में आएगा ये, कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि दो प्लेट है, ज्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन इसका ये काम आएगी ये बात है न्यूमेरिकल पोर्शन में भी। अगर ऐसे दे दिया जाए कि ये इस पर जो चार्ज है वो इस प्लेट पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बताना है कितना होगा। तो देखो अगर यहाँ पॉइंट ले, अपने यहाँ पॉइंट ले इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इसके कारण दोनों पर आवेश बराबर है, इसके कारण जो है वो तीव्रता किधर होगी, प्लस से इधर जाते हुए होगी, इधर होगी। इस प्लेट के कारण तीव्रता क्या होगी, इधर की तरफ होगी। तो दोनों में कितना कौन हो गया, 180। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। इस पॉइंट पर बात करें तो प्लस के कारण तीव्रता किधर होगी, अवे फ्रॉम द प्लेट, एंड माइनस के कारण क्या होगी, इस तरह से, ठीक है, टुवर्ड्स टू माइंड इस प्लेट। अब आगे क्या होगा, इसमें थीटा की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम प्लेट है, दोनों कारण बराबर है। प्लस माइनस केवल क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। यहाँ माइनस भी ले सकते हैं, माइनस क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, टुवर्ड्स टू प्लेट हो जाएगी। और प्लस क्या बता रहा है, अवे फ्रॉम प्लेट, बस इतना ही है। अब इस पॉइंट पे अगर बात करें, इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ से इस प्लस के कारण जो तीव्रता है वो किधर होगी, इधर होगी, E1, ठीक है, और माइनस के कारण तीव्रता जो है वो भी किधर होगी, वो भी इधर होगी, क्योंकि इससे तो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। और इससे क्या होगा, फील्ड लाइंस क्या होती है, माइनस की ओर जाती है, प्लस से निकलती है माइनस से पहुंचती है। तो इसके कारण भी इधर है और माइनस के कारण भी इधर होगी। तो यहाँ से रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो E = क्या आएगा, E1 + E2। और दोनों की जो वैल्यू है E1 भी वही है, क्या है, सिग्मा अपॉन, अब प्लेट के कारण निकाल चुके हैं, सिंगल प्लेट के कारण 2 एप्सिलॉन, इसके कारण भी निकाल चुके हैं, वही दोनों की वही वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ ये नहीं कि ये प्लस ले लिया माइनस ले लिया 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ। तो माइनस तो क्या बता रहा है, केवल डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ से देखिए तो डायरेक्शन दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू क्या आ जाएगी, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात हम नोट डाल के लिख लें। कैपेसिटर में भी ये बात हम यूज करेंगे, कैपेसिटर में ये बात यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और जब एक चालक प्लेट की बात करेंगे तो भी उसके अंदर ये बात करेंगे कि उसका जो रिजल्ट है इसी तरह से सोल्व करेंगे। इधर ये जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ये 0 होगी वहां पर, ठीक है, क्योंकि सतह पर होगा तो एक ही तरफ होगा, अंदर चार्ज होगा ही नहीं, इसलिए ये वाला पार्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। बाकी की इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, फिर भी आप इसे नोट कर ले तो ये ध्यान रखें कि इस तरह से भी इसका यूज किया जा सकता है। अब इसमें एक आधा न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। जैसे इक्वेशन दिए गए हैं,
क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2.12। एक अनंत विस्तार की अचालक पट्टिका के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में एक अनंत विस्तार की पूरा दिया है, एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.7 माइक्रोकूलम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। 17.7 माइक्रोकूलम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। निकट का मतलब ये इक्वेशन में वैसे दे दिए गए, नहीं दिया जाए तो भी अंडरस्टूड है कि बिल्कुल पास में ही पूछा जाएगा। अभी क्या होगा, ये उसके लिए अनंत हो जाएगी, वरना इसका एरिया दे रखा है कि अब जैसे कहते भी एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल तो प्लेट का है ही अपने पास है, तो फिर वो इनफाइनाइट कैसे हो? तो इनफाइनाइट का मतलब वो मैथ वाला इनफाइनाइट का मतलब यहाँ वो मैथमेटिकल नहीं है कि इनफाइनाइट का मतलब ऐसी संख्या जो अपने उसको सोल्व नहीं कर सकते या उसको लिख ही नहीं सकते या उसको माप ही नहीं सकते, जो अनंत विस्तार है जिसका, वो नहीं है। इसका मतलब है इसकी कंपैरिजन में ये शीट अनंत हो जाएगी, वैसे ये अनंत नहीं है, वैसे ये परिमिति है। अब इसको सोल्व करना है तो बिल्कुल सिंपल सी बात दे रखी है आपको। डिस्टेंस अगर दे भी दे तो भी आपको ध्यान रखना है कांसेप्ट इसका कि चालक पट्टिका या अचालक पट्टिका जो होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। ये ध्यान रखना भी, अगर अचालक के लिए यूज कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना है, चालक के लिए यूज करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको भी सोल्व करेंगे कंप्लीट। तो अब अपने पास एरिया दे रखा है, s की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें एमपीएस का ध्यान रखना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, दूसरा और क्या वैल्यू दे रखी है इसमें, माइक्रोकूलम दे रखे हैं। किसकी वैल्यू, q की वैल्यू दे रखी है, q इज इक्वल टू क्या है 17.7 माइक्रोकूलम, तो इसको लिख देंगे 17.7 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, माइक्रोकूलम तो -6। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, सिग्मा की फॉर्म में, और सिग्मा क्या होता है, q अपॉन s ही तो होता है, तो वैल्यू वैसे पुट कर दो। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट sigma upon 2 epsilon naught, and here sigma is equal to q upon s into 2 into epsilon naught। सारी वैल्यूज पुट कर दें। q की वैल्यू रखेंगे 17.7 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -6 डिवाइडेड बाय s की वैल्यू 10 raised to power -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई आल्सो 8.85 into 10 raised to power -12। अब ऐसी वैल्यू क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, इनके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है। नॉर्मली बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल खासकर, उनमें किसी में भी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी, अपने को कांसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ऐसे इसीलिए दे दिए जाते हैं क्योंकि देखो 8.85 है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, नियर अबाउट ये वैल्यू आएगी 17.7, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हो गया सोल्व, कुछ नहीं बचा, माइनस का 4 है, माइनस का 12 है, माइनस का 16 हो गया, ऊपर की जाएगी प्लस का 16 हो जाएगा, तो -6 into 10 raised to power प्लस का 16, तो -6 कम कर देंगे, इसमें कितना बचेगा 10 raised to power 10। और क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए न्यूटन पर कूलम, या अब वो बताएगा कि आपको ज्यादा इसका ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिए जाते हैं वोल्ट पर मीटर। तो ये इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है इसका, इसके कारण अगर शीट जो कंडक्टिंग हो, चालक शीट है तो उसमें क्या होगा, आवेश उसके अंदर नहीं होगा, आवेश उसके सतह पर होगा। तो
जो दूसरा हमने अंदर के पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था E1 जो पार्ट लिया था उसका जो पार्ट फर्स्ट लिया था उसमें E की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो दो पार्ट बचेंगे, एक तो सरफेस वाला एक शीट के सामने वाला। जो सरफेस पर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसलिए उसकी वैल्यू 0, यानी ये जो तीन पार्ट है इसके फर्स्ट पार्ट में E की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेकंड पार्ट में ये थीटा 90 के कारण 0 हो जाएगा, थर्ड पार्ट बचेगा, यानी ऐसा का ऐसा अपने पास रिजल्ट आपको वैसे के वैसे बचेगा। और ये जो है फिर अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। तब तक आप इसको पढ़ते रहे और जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं वो साथ साथ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। और जो भी नए आते हैं क्लास फर्स्ट से इसको देखना शुरू करें ताकि आप सिलेबस को साथ साथ कवर करते रहेंगे। जैसे अपने इसको कवर कर लेंगे काफी पार्ट, स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, जब हमें भी स्कूल जाना शुरू कर देंगे, लर्निंग हो जाएंगे, तो प्रैक्टिकल के जो टॉपिक है प्रैक्टिकल की भी वर्किंग प्रैक्टिकल सेट करने के बाद में उनके भी जो वीडियोस है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी पूरा रहे, सभी अपडेट्स के बारे में भी वीडियो शूट करके डाले जाएंगे। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी इन फ्यूचर जब भी अपने टाइम मिले जैसे भी वीडियो डालेंगे तो वैसे आपको अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।